नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां मैं आपको बताऊंगी कि दुनिया भर में जंग के मैदान में आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। और अब बात करेंगे विस्फोट की, जहां हॉर्मुज स्ट्रेट जो इन दोनों युद्ध का मैदान बना हुआ है, वो मैदान जो किसी भी वक्त एक आदेश के बाद जंग का गवाह बन सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट वो जगह है जहां सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं गुजरता है, बल्कि आज दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था की सबसे संवेदनशील नब्ज भी वो जगह बन चुकी है। और यहीं से गुजरती है वैश्विक तेल आपूर्ति की धड़कन, और आज यही धड़कन गोलियों, ड्रोन और युद्धपोतों की गूंज में बदलते नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिकी नौसैनिक ताकत की मौजूदगी है, तो दूसरी तरफ ईरान की राजनीतिक पकड़ और मिसाइल क्षमता है। और इन दोनों के बीच में फंसा हुआ वो समुद्री गलियारा जो किसी भी पल वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका देने की ताकत रखता है। हालात अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहे हैं। मैदान में एक्शन की गूंज भी सुनाई दे रही है, ड्रोन हमले देखने को मिल रहे हैं, जवाबी कार्रवाई भी देखने को मिल रही है और बढ़ता हुआ सैन्य दबाव भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के हमलावर ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया है और इसके तुरंत बाद ईरानी तटीय ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की गई। यानी अब जंग की भाषा कूटनीति नहीं, बल्कि मिसाइलों और समुद्री ताकत से लिखी जा रही है। दूसरी खबर के बारे में आपको बता दूं कि लेबनान का मोर्चा भी शांत नहीं है। हिजबुल्लाह खुले तौर पर अपने रुख पर कायम है और इसी वजह से इजराइल अमेरिका की मध्यस्थता वाले प्रस्ताव को जमीनी हकीकत में बदलने से पहले ही चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हॉर्मुज कब शांत होगा, सवाल ये भी है कि क्या दुनिया अब किसी बड़े भू राजनीतिक विस्फोट की तरफ आगे बढ़ रही है। तीसरी खबर में बात करेंगे हम रशिया और यूक्रेन से जुड़ी हुई। तो बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले आपको बताते हैं उस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ईरान अमेरिका तनाव के बीच में जानकारी मिल रही है कि अमेरिकी सेना ने ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं। ईरान ने हॉर्मुज में ये आत्मघाती ड्रोन भेजे थे, ये जानकारी मिली है। ईरान अमेरिका तनाव के बीच में ये जानकारी आई है कि अमेरिका का बड़ा दावा देखने को मिल रहा है। उसका कहना है कि ईरान ने हॉर्मुज में आत्मघाती ड्रोन भेजे थे। यूएस का गोरोक केश्व पर एयर स्ट्राइक देखने को मिली है और केश्व द्वीप पर पहले से एयर स्ट्राइक लगातार वहां पर की जा रही है। इन सब के बीच में ईरान की तरफ से जो भी ड्रोन भेजे गए थे उन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। ये जानकारी अमेरिकी सेना की तरफ से दी गई है। 10,000 से ज्यादा मरीन कमांडो अरब सागर में तैनात कर दिए गए हैं। पहले से उनकी तैनाती थी और अभी भी उनकी स्थिति जस की तस बनी हुई है, किसी को हटाया नहीं गया है। इन सब के बीच में बार बार देखने को मिल रहा है कि अमेरिका की तरफ से केश्व द्वीप पर एयर स्ट्राइक की जा रही है, गोरुक में भी हो रहा है। और ईरान ने हॉर्मुज में आत्मघाती जो ड्रोन भेजे थे, ये पलटवार वाली कार्रवाई करने के लिए अमेरिकी सेना का कहना है कि हमने वो ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं। एक तरफ हॉर्मुज को लेकर के जो टेंशन है वो अलग बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका कार्रवाइयां कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान भी पलटवार करते हुए बदला ले रहा है। वही तनाव के बीच में ईरान का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ईरान ने बहरीन, कुवैत को दहलाया है और ईरान के एक्शन के बाद खाड़ी में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। लोगों से घरों में रहने की अपील भी की गई है। तो ईरान ने बहरीन, कुवैत को दहला दिया है, ये जानकारी मिल रही है। और ये बार बार हमले किए जा रहे हैं बहरीन पर, कुवैत पर, इराक पर। लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर से बहरीन और कुवैत को निशाना बनाया गया है। कुवैत की कुछ तस्वीरें आपको याद होगी, जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 पूरी तरीके से जल करके खाक हो गया था। एक भारतीय समेत एक भारतीय की मौत हुई और 63 लोग वहां पर घायल हो गए थे। हालांकि ईरान की तरफ से बयान जारी किया गया, कहा गया कि हमने ऐसा कोई ड्रोन वहां पर नहीं भेजा है। कुवैत ने इस पर कोई भी बात नहीं कही। उनकी तरफ से ये नहीं कहा गया कि ये ईरान से ही आया था। ईरान ने बल्कि ये जरूर कह दिया कि पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ही ब्लास्ट हुआ है, उसकी मिसाइल वहां पर फटी है, इसलिए ये नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान अभी भी बहरीन और कुवैत को निशाना बना रहा है और ये बयान भी पहले से आ रहे थे कि बहरीन, कुवैत और जो भी देश ईरान के रास्ते में आएंगे उन्हें कार्रवाइयों से गुजरना होगा। और वही कार्रवाई ईरान की तरफ से की जा रही है, यानी कि सीज फायर है। लेकिन सीज फायर के दौरान में अमेरिका का समर्थन करने वाले जो तमाम देश हैं वो अभी भी एयर स्ट्राइक का शिकार हो रहे हैं। उसकी सीधी सी वजह यह है कि केश्व में लगातार यूएस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और यूएस की इन कार्रवाइयों को धता बताने के लिए ईरान की तरफ से एयर स्ट्राइक की जा रही है। जो अमेरिका के सैन्य बेस बने हुए हैं मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्रीज में, वहां पर यह कार्रवाई की जा रही है। और यही कार्रवाई एक बार फिर से ईरान ने बहरीन और कुवैत में दोहरा दी है। और ईरान ने जो एक्शन लिया है उसके बाद खाड़ी देशों में भी अलर्ट दरअसल बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। अब अमेरिकी हमले के बाद ईरान हर पल बदला ले रहा है। अब उसका लेकिन आगे का प्लान क्या है ये बदला लेने का, वो मैं आपको बताती हूं।
तो उसका जो बदला लेने का आगे का प्लान है वो ये है कि कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर वो हमला करेगा। ईरान के टारगेट पर अली अल सलेम बेस है। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमलों को वहां पर नाकाम भी कर दिया है। लेकिन ये अटैक हुआ क्यों? दरअसल अमेरिका ने केश्म द्वीप पर हमला किया और हमले के जवाब में ईरान की तरफ से यह हमला किया गया है। इसके आगे अब क्या होगा, क्योंकि अगर ऐसे ही बदले वाली कार्रवाई चलती रहेगी तो ये सीजफायर टूट जाएगा। ईरान यूएस में सीजफायर टूटने का खतरा इसकी वजह से बढ़ जाएगा और फिर दोनों देशों के बीच में जंग की शुरुआत कभी भी हो सकती है। पश्चिम एशिया में महायुद्ध छिड़ने की आशंका भी इसके साथ साथ तेज हो गई है। मध्य पूर्व एक बार फिर से बारूद के ढेर पर बैठा है और इस बार हालात सिर्फ तनाव तक सीमित नहीं है। अमेरिका ईरान से किसी भी हाल में जीतना चाहता है, लेकिन ईरान है जिसने अमेरिका को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया है। खुद डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि इस तनाव में जो सबसे ज्यादा कोई फंसा हुआ है तो वो अमेरिका है, और उसके बाद भी ट्रंप ईरान से समय समय पर तनाव बढ़ा रहे हैं और ईरान इस तनाव में पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान भी ये कह रहा है कि वो इस बार पूरे आर पार के मूड में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया है और दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है। लेकिन इस अल्टीमेटम के साथ संदेश साफ है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए पूरी तरीके से नहीं खोला गया तो अमेरिका ऐसी कार्रवाई करेगा जिसकी कीमत ईरान को भारी तबाही के रूप में चुकानी पड़ सकती है। दूसरी तरफ ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ड्रोन, मिसाइल, रडार साइट्स पर हमलों के दावों के बीच में तनाव अब सीधे टकराव के मुहाने पर खड़ा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अल्टीमेटम खत्म होने के तुरंत बाद शांति की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी और फिर से युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। हॉर्मुज पर अल्टीमेटम, शुरू हुई जंग की उल्टी गिनती। ईरान ट्रंप में टकराव, जंग की ओर बढ़ता तनाव। ड्रोन, मिसाइल और धमकी, बढ़ता वैश्विक संकट। फिर आग के मुहाने पर मिडिल ईस्ट। हॉर्मुज स्ट्रेट, दुनिया का वो समुद्री दरवाजा जहां से वैश्विक तेल सप्लाई की बड़ी धड़कन गुजरती, लेकिन आज यही रास्ता टकराव की सबसे खतरनाक लाइन बन चुका है। जहां एक तरफ अमेरिकी युद्धपोतों की मौजूदगी है तो दूसरी तरफ ईरान की निगरानी और मिसाइल क्षमता। इस समुद्री गलियारे पर बढ़ता तनाव सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को झकझोर देने वाला संकट बनता जा रहा है। भले ही अमेरिका ईरान पर दबाव बना रखा हो, लेकिन ईरान भी अमेरिका के दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं, बल्कि ईरान अपनी रणनीति और अपने दम से अमेरिका को पीछे हटने को मजबूर कर रहा है। व्हाइट हाउस से आया नया संदेश बेहद सख्त है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। चेतावनी साफ है, अगर हॉर्मुज को पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए नहीं खोला गया तो अमेरिका निर्णायक कार्रवाई करेगा। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ईरान को डेडलाइन दी हो, 10 दिन, 5 दिन और अब 48 घंटे। लेकिन इस बार लहजा पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक बताया जा रहा है। तनाव अब बयानबाजी से आगे बढ़ चुका है। अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के गोरख और केशम आइलैंड पर रेडार साइट्स को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक हॉर्मुज के पास 4 ईरानी अटैक ड्रोन मार गिराए गए, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान अमेरिका को ऐतिहासिक वार दे रहा है जो शायद अमेरिका के इतिहास में कभी उसे नहीं मिले। इसके जवाब में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने बड़ा दावा किया। उसका कहना है कि उसने हॉर्मुज के पास अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमला किया। युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं, अब आंकड़ों की लड़ाई में बदल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी हमलों के बाद
ईरान की मिसाइल क्षमता घटकर सिर्फ 21 से 22% रह गई। लेकिन दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कुछ और ही बयां कर रही है। खुफिया आकलन के मुताबिक ईरान ने अपनी 33 में से 30 मिसाइल साइट्स फिर से सक्रिय कर ली और उसका लगभग 70% मिसाइल भंडार अभी भी सुरक्षित है, यानी असली तस्वीर अभी भी धुंध में। IRGC ने कहा कि ये कार्रवाई जवाबी थी। उसके मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट के पास शिरिक शहर पर और केशम आइलैंड पर अमेरिकी गतिविधियों के जवाब में एरोस्पेस मिसाइलों से हमला किया गया। ईरान का संदेश साफ है, हम दबाव में नहीं झुकेंगे। हॉर्मुज संकट का असर अब बाजारों में साफ दिख रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल दर्ज किया जा रहा है। शिपिंग इंश्योरेंस महंगा हो गया है और कई देश वैकल्पिक समुद्री रूट्स भी तलाश रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं अगर हॉर्मुज में लंबे समय तक अस्थिरता रहती है तो वैश्विक सप्लाई चेन गंभीर संकट में आ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या यह सिर्फ दबाव की रणनीति है या फिर किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी। ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम, ईरान की जवाबी मिसाइल कार्रवाई और हॉर्मुज पर बढ़ता तनाव, ये सब संकेत दे रहे हैं कि स्थिति बेहद नाजुक मोड़ पर है। अब पूरी दुनिया की नजर अगले 48 घंटे पर टिक गई है, क्योंकि यही समय तय करेगा शांति की नई कोशिश होगी या फिर इतिहास में एक और युद्ध का अध्याय जुड़ जाएगा। हॉर्मुज की लहरों पर सिर्फ पानी नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा तनाव बह रहा है। टकराव बढ़ेगा या थमेगा, ये सवाल अब कूटनीति के गलियारों से निकलकर युद्ध की दहलीज पर पहुंच चुका है। दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सबसे बड़ा दावा कर दिया गया है। उनकी तरफ से यह कहा गया कि हमने ईरान का न्यूक्लियर हथियार खत्म किया है। यही तो उनकी तैयारी थी और इसी बात को लेकर के तो जंग थी कि ईरान को न्यूक्लियर संपन्न ना बनने दिया जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान का न्यूक्लियर हथियार खत्म किया। न्यूक्लियर मौजूदगी वाला था ईरान, किसी ना किसी तरह ये खत्म हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से कह रहे थे कि हम ईरान को परमाणु संपन्न शक्ति नहीं बनने देंगे, लेकिन उनका अब ये बयान है कि उन्होंने न्यूक्लियर शक्ति को अगर खत्म कर दिया है तो इस लिहाज से फिर अब युद्ध रुक जाना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कहते हुए आ रहे थे कि हम ईरान को कभी भी परमाणु संपन्न नहीं बनने देंगे। जैसे ही वो अपना परमाणु कार्यक्रम त्याग देगा हम इस युद्ध को समाप्त कर देंगे। इसी बात को लेकर के 2025 में भी जून में हमला किया गया था। इसी बात को लेकर के फरवरी 2026 में भी युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो क्या इसी बयान के साथ अब ये युद्ध थम जाएगा? जो बातचीत की टेबल सजी हुई है इस वक्त कतर में, उससे कोई नतीजा निकल पाएगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया है कि हमने ईरान का न्यूक्लियर हथियार खत्म कर दिया और न्यूक्लियर मौजूदगी ईरान में थी, लेकिन किसी ना किसी तरह ये खत्म हुआ है। IRGC की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का वीडियो आया है। वीडियो में जवाबी कार्रवाई को दिखा दिया गया है और ये ईरान की तरफ से कहा भी गया था कि उनकी तरफ से जो भी हमले किए जा रहे हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि IRGC के जहाज पर हमला किया गया अमेरिकी सेना की तरफ से, और दूसरी बात केश द्वीप को बार बार निशाना बनाया जा रहा था, इसलिए भी हमने ये हमला किया है अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर, जिसमें इराक भी शामिल था, जिसमें बहरीन के तमाम अमेरिका के सैन्य बेस भी शामिल थे और इसके साथ साथ कुवैत भी शामिल था। तो उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने मौजूद थे, एयरबेस मौजूद थे, और उसी से जुड़ा हुआ वीडियो भी उनकी तरफ से जारी किया जा रहा है। तो ये आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर हमले का वीडियो भी दिखाया गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जवाबी हमले का वीडियो है जो कि जारी किया गया है IRGC की तरफ से, और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि
हमने अपना बदला ले लिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या पश्चिम एशिया एक बार फिर से युद्ध की आग में झुलसने वाला है? अमेरिका और ईरान के बीच में टकराव अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा है। हॉर्मुज में ड्रोन गिराए जा रहे हैं, समुद्र में तेल टैंकरों को रोका जा रहा है, अरबों डॉलर के फंड पर सियासी जंग छिड़ी हुई है और अब खेल का मैदान भी इस टकराव की चपेट में आ गया है। हॉर्मुज की लहरों पर फिर बारूद की बू है। हॉर्मुज के आसपास एक बार फिर से तनाव बढ़ता जा रहा है। ड्रोन हमले और एक्शन लगातार जारी है। अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के 4 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। इसके बाद ईरानी तटीय निगरानी ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई। समुद्र में भी शक्ति प्रदर्शन जारी है। अमेरिका ने हिंद महासागर में एक बड़े तेल टैंकर को रोकने का दावा किया है। वॉशिंगटन का आरोप है कि जहाज ईरान के प्रतिबंधित तेल कारोबार से जुड़ा था, यानी आर्थिक मोर्चे पर भी दबाव बढ़ाने की रणनीति जारी है। बंदूकों की गूंज के बीच बातचीत की कोशिशें भी चल रही हैं, लेकिन शांति की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बना है अरबों डॉलर का फ्रीज फंड। ईरान चाहता है कि समझौते के साथ ही उसके फंड जारी किए जाएं, जबकि अमेरिका इसे अपना सबसे बड़ा दबाव वाला हथियार मान रहा है। तेहरान ने अपने नागरिकों को राहत देने के लिए बिजली और पानी के बिलों में राहत का ऐलान किया है। विश्लेषकों का मानना है कि बढ़ते तनाव के बीच सरकार जनता का मनोबल मजबूत रखने की कोशिश कर रही है। जंग का असर अब खेल के मैदान तक पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने ईरानी फुटबॉल टीम के कई अधिकारियों और स्टाफ को वीजा देने से इनकार कर दिया है, यानी कूटनीति से लेकर खेल तक टकराव की परछाई साफ दिखाई दे रही है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की सबसे अहम धमनियों में से एक। समुद्र शांत दिख सकता है, लेकिन मध्य पूर्व के समुद्री गलियारों में इस वक्त भू राजनीतिक तूफान चल रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जहां से दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है, आज वैश्विक शक्ति संघर्ष का सबसे संवेदनशील मोर्चा बन चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने इस समुद्री कॉरिडोर को असुरक्षा के घेरे में ला दिया है। हर गुजरते दिन के साथ आशंका बढ़ रही है कि अगर हालात और बिगड़े तो वैश्विक सप्लाई चेन को बड़ा झटका लग सकता है। हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि दुनिया की ऊर्जा अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। खाड़ी देशों का तेल, एशिया की फैक्ट्रियां, यूरोप के उद्योग, सबकी सांसें कहीं न कहीं इसी समुद्री मार्ग से जुड़ी हैं। यही वजह है कि यहाँ पैदा हुआ तनाव हजारों किलोमीटर दूर बैठे देशों को भी प्रभावित कर रहा है। जहाज मालिक चिंतित है, कार्गो कंपनियां वैकल्पिक रास्तों की तलाश में हैं और व्यापारिक जगत संभावित संकट की तैयारी कर रहा है।
इस तनाव के बीच अब सऊदी अरब ने एक रणनीतिक कदम उठाया है। सऊदी पोर्ट अथॉरिटी मवानी ने जेद्दा इस्लामिक पोर्ट से नई शिपिंग सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। ये नया समुद्री नेटवर्क भारत के मुंद्रा पोर्ट और अफ्रीका के जिबूती पोर्ट को सीधे जेद्दा से जोड़ेगा। इस सर्विस के जरिए हजारों कंटेनर्स की ढुलाई संभव होगी। लेकिन सवाल है, क्या ये सिर्फ व्यापारिक विस्तार है या होर्मुज़ संकट के बीच नया समुद्री सुरक्षा कवच? विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कदम सामान्य परिस्थितियों में उठाया गया फैसला नहीं है। मध्य पूर्व में बढ़ते जोखिमों ने देश को समुद्री निर्भरता कम करने के लिए मजबूर किया है। अब फोकस ऐसे रूट्स पर है जो संकट की स्थिति में भी सप्लाई चेन को जिंदा रख सकें। यानी अगर होर्मुज़ में हालात और खराब होते हैं तो व्यापार पूरी तरह ठप न हो। भारत के लिए विकास बेहद अहम माना जा रहा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से पूरा करता है। इसके अलावा अरबों डॉलर का व्यापार भी इसी क्षेत्र से जुड़ा है। ऐसे में जेद्दा मुंद्रा कनेक्टिविटी भारत को अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध करा सकती है। होर्मुज़ संकट का असर सिर्फ जहाजों तक सीमित नहीं है। समुद्री बीमा प्रीमियम बढ़ रहे हैं, कार्गो शिपमेंट महंगे हो रहे हैं, कई कंपनियां जहाजों के रूट बदल रही है, कुछ शिपिंग कंपनियां जोखिम वाले इलाकों से दूरी बनाने की रणनीति पर काम कर रही हैं। यानी युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन उसकी आर्थिक आहट बाजारों तक पहुंच चुकी है। दुनिया के बड़े रणनीतिक विशेषज्ञ एक नए समुद्री भूगोल की बात कर रहे हैं, जहां देश सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि समुद्री सुरक्षा को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। रेड सी, अरब सागर, अफ्रीकी तट और हिंद महासागर अब वैश्विक शक्ति संतुलन के नए केंद्र बनते जा रहे हैं। नई शिपिंग सर्विस उसी बड़े विजन का हिस्सा मानी जा रही है, जहां व्यापारिक गलियारों को संकट रोधी बनाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या होर्मुज़ में तनाव कम होगा या फिर दुनिया को लंबे समय तक अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि अगर ये संकट और गहराता है तो सिर्फ मध्य पूर्व नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था इसकी कीमत चुका सकती है। होर्मुज़ की लहरों पर छाया तनाव, तेल बाजारों की बेचैनी, नए समुद्री रास्तों की तलाश और वैश्विक व्यापार की बदलती तस्वीर, ये संकेत है कि दुनिया एक नए समुद्री युग की ओर बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। ईरान की तरफ से जो बदले वाली कार्रवाई की गई है बहरीन और कुवैत पर, उसमें खास तौर पर कुछ पोस्टर्स जारी किए गए। उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से सीधे सीधे ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि नेतन्याहू की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका का। और इसके साथ साथ उन्होंने थैंक यू नेतन्याहू की एक तस्वीर दिखाई, उसके बाद थैंक यू अमेरिका कहकर के उसकी कब्र किस तरीके से खोदी गई है, थैंक यू फॉर योर सर्विस, ये अमेरिका की कब्र खोदी गई है। ये इस तरीके से उन्होंने इसे दिखाया है और ये खुद नेतन्याहू खड़े हुए हैं, यानी नेतन्याहू ने अमेरिका का इस्तेमाल कर लिया है और ये पोस्टर लगा करके सीधे तौर पर मिसाइल बहरीन और कुवैत की तरफ मोड़ दी गई है। इसी तरीके से कुछ और पोस्टर भी उनकी तरफ से जारी किए गए हैं। ये पोस्टर चिपका करके, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये पोस्टर दरअसल चिपकाया गया था इसी मिसाइल पर, जिसे कुवैत की तरफ भेजा गया है और इसके साथ साथ बहरीन की तरफ भेजा गया है। तो ये तस्वीरें जारी करके सीधे सीधे ये बताने का प्रयास किया जा रहा है IRGC की तरफ से कि इस्तेमाल हो रहा है अमेरिका, और इस्तेमाल कौन कर रहा है? नेतन्याहू। और ये संदेश पहुंचाने के लिए बाकायदा उन्होंने मिसाइल का इस्तेमाल कर लिया है। अब आपको ये बताती हूं, अमेरिका की तरफ से कल एक बयान आया जिसमें कहा गया कि ग्राउंड ऑपरेशन बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब आपको ये बताती हूं कि ईरान में अमेरिका के लिए आखिरकार क्या क्या चुनौतियां इस दौरान मौजूद हो सकती हैं, क्योंकि उनके लिए ग्राउंड पर उतरना सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है। तो भौगोलिक और सैन्य जो मजबूरियां हैं वो मैं आपको गिनवाती हूं कि ईरान की जो सेना है वो गुरिल्ला युद्ध में माहिर है और सालों तक वो जमीनी ऑपरेशन चला सकते हैं। सेना को गोला बारूद की सप्लाई सबसे बड़ी चुनौती है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसका अतिरिक्त बोझ भी पड़ सकता है। फिर IRGC से जंग लड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अनुशासित और विचारधारा से ये प्रेरित है। पारंपरिक जंग की जगह गुरिल्ला युद्ध के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। उसके बाद आता है प्रॉक्सी संगठन। अमेरिकी बेस पर हमले बढ़ सकते हैं और वैश्विक स्तर पर यह पूरा युद्ध फैल सकता है। राजनीतिक और घरेलू मुश्किलें क्या हैं? अमेरिकी लोग जमीनी जंग के पक्ष में नहीं है और ट्रंप प्रशासन पर इसकी वजह से सियासी दबाव भी बढ़ सकता है। अब एक बार फिर से आपको खबरों का रुख करते हुए बताती हूं कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में सिर्फ ईरान के साथ नहीं चल रहा है जो कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ लेबनान पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से। अब हिजबुल्लाह और इजराइल के तनाव के बीच खबर यह है कि लेबनान में सीजफायर डील पर बड़ा संकट गहरा गया है।
दरअसल हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और कहा है कि हम किसी से भी बातचीत के लिए तैयार नहीं है, हम किसी बातचीत का हिस्सा ही नहीं थे। हिजबुल्लाह ने यह कहकर के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया और हिजबुल्लाह की तरफ से पहले से ये कहा जा रहा था कि जो भी प्रस्ताव हो रहे हैं या जो भी सीज फायर को लेकर के, युद्ध विराम को लेकर के स्थिति बनी हुई है, वो लेबनानी सरकार के साथ बनी हुई है। हमारे साथ ना तो कोई प्रस्ताव हुआ है, ना ही हमारे साथ कोई सीज फायर हुआ है, युद्ध विराम हुआ है, इसलिए हम हमले करेंगे, हम झुकेंगे नहीं। सीधे नईम कासिम की तरफ से, जो कि हिजबुल्लाह के महासचिव है, उसकी तरफ से यह चेतावनी दी गई थी इजराइल को कि इजराइल को मिटाने तक हिजबुल्लाह हमले करते रहेगा, झुकेगा नहीं। और अब वही बयान वो जारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका बार बार ये कोशिशें कर रहा है कि किसी तरीके से इजराइल को रोका जाए लेबनान पर हमले करने के लिए, लेकिन हिजबुल्लाह इजराइल को बार बार उकसाता है कि वो सीज फायर को तोड़ दे, और ऐसा होता भी है। जब इजराइल पर बड़े बड़े हमले हिजबुल्लाह की तरफ से किए जाते हैं तो इजराइल भी पलटवार करने के लिए सीधे तौर पर हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए लेबनान पर हमले करता है और इस तरीके से सीज फायर टूट जाता है। एक लंबे वक्त से दोनों देशों के बीच में सीज फायर की स्थिति सिर्फ और सिर्फ बनी हुई है, सीज फायर है नहीं। पश्चिम एशिया एक बार फिर से बड़े भू राजनीतिक तूफान के मुहाने पर खड़ा है। लेबनान में युद्ध विराम समझौता धरातल पर उतरने से पहले टूटता हुआ नजर आ रहा है और हिजबुल्लाह ने इस डील को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं इजराइल ने भी अपने सैन्य रुख को और सख्त करते हुए दक्षिणी लेबनान से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। इन घटनाओं ने अमेरिका की मध्यस्थता वाली शांति कोशिशों को एक गंभीर झटका भी दिया है। दुनिया में एक दो जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर तनाव अपने चरम पर है। एक के बाद एक चेतावनियां। एक तरफ ईरान और अमेरिका का तनाव जो सुलटने का नाम नहीं ले रहा, दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह। ईरान अपने आक्रामक रवैये से अमेरिका की टेंशन बढ़ा रहा है, तो वहीं इजराइल के सामने हिजबुल्लाह भी अब आंखें दिखा रहा है। हिजबुल्लाह ईरान के लिए कुछ भी करने को तैयार है और यही वजह है कि इजराइल हिजबुल्लाह को अपनी शर्तें नहीं थोप पा रहा। अमेरिका की अगुवाई में तैयार किए गए इस प्रस्ताव का उद्देश्य था दक्षिणी लेबनान में तनाव कम करना, हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियों पर अंकुश लगाना और क्षेत्रीय नियंत्रण को लेबनानी सेना के हवाले करना। लेकिन यह पूरा ढांचा शुरू होने से पहले ही सवालों के घेरे में आ गया। हिजबुल्लाह ने साफ शब्दों में इस चेतावनी को अस्वीकार कर दिया और इशारों ही इशारों में इजराइल को चेतावनी भी दे दी। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो इन वार्ताओं का हिस्सा ही नहीं था और हमारे बिना तय किया गया कोई भी समझौता थोपा नहीं जा सकता। यानी संकेत साफ है कि इजराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह अपना फैसला नहीं करेगा, बल्कि वो इजराइल को अपनी शर्तों के अनुसार ही समझौता करने पर जोर देगा। दूसरी तरफ इजराइल ने भी अपनी रणनीति में किसी नरमी के संकेत नहीं दिए। रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की मौजूदगी जारी रहेगी और ऑपरेशंस भी नहीं रुकेंगे। इस बीच जमीनी हालात लगातार विस्फोटक बने हुए हैं। दक्षिणी लेबनान में ड्रोन और हवाई हमलों की खबरों ने स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया है। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार हालिया हमलों में जान माल का नुकसान भी हुआ है। संघर्ष की आग सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं है। गाजा, उत्तरी इजराइल और खाड़ी क्षेत्र में भी रुक रुक कर हमले और जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, जैसे पूरा पश्चिम एशिया एक अस्थिर सुरक्षा ढांचे में फंसता नजर आ रहा है। उधर अमेरिका लगातार कूटनीतिक प्रयासों में जुटा है। वॉशिंगटन की कोशिश है कि क्षेत्र में युद्ध विराम लागू, हॉर्मुज स्ट्रेट में स्थिरता लौटे और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नई अंतर्राष्ट्रीय शर्तें तय की जाए। लेकिन मौजूदा हालात इन कोशिशों को लगातार चुनौती दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। इजराइल और अमेरिका साथ खड़े हुए हैं, अभी तक यही लग रहा था, लेकिन इन सब के बीच में जो खबर आई है पेंटागन से, उसने सबके कान खड़े कर दिए हैं। दरअसल ये आरोप लगे हैं कि इजराइल जासूसी कर रहा है और इजराइल की जासूसी पर अब पेंटागन अलर्ट हो गया है। अमेरिकी अधिकारियों की निगरानी का शक है, इजराइल से ये निगरानी हो रही है, इजराइल से ये जासूसी का खतरा बढ़ा है। रिपोर्ट में ये कहा गया मध्य पूर्व नीति की जानकारी जुटाने की आशंका है
और एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ये पूरी जानकारी दी गई है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से दरअसल ये पूरी खबर बताई गई है कि किस तरीके से जो दो देश एक साथ ईरान के ऊपर हमला कर रहे थे, उसमें इजराइल अब खुद अमेरिका पर स्पाई कर रहा है। वो जानकारियां जुटा रहा है कि आखिरकार अमेरिका का रुख क्या ईरान के लिए बदल गया है, और इसे लेकर के अब पेंटागन, वहां का रक्षा मंत्रालय पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। अमेरिकी अधिकारियों की निगरानी की जा रही है इजराइल की तरफ से। यह खतरा बढ़ गया है और इसके साथ साथ मध्य पूर्व से जुड़ी हुई जानकारियां जुटाने की कोशिशें की जा रही हैं इजराइल की तरफ से। यह तमाम जानकारी पश्चिमी मीडिया के हवाले से दी गई है। सीधे तौर पर जो दो देश एक साथ खड़े होकर के एक देश पर हमला कर रहे थे, वही देश अब आमने सामने खड़े होकर के एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, और इसकी शुरुआत इजराइल की तरफ से कर दी गई है। ऐसा कहा जा रहा है पश्चिमी मीडिया की तरफ से कि इजराइल अमेरिका की जासूसी करवा रहा है। वो ये जानने का प्रयास कर रहा है कि आखिरकार मध्य पूर्व को लेकर के कहीं अमेरिका ने अपनी रुख में बदलाव तो नहीं कर लिया है, और इसी को लेकर के ये स्पाई हो रहा है। वहीं अब आगे बढ़ूंगी और अब खबर आपको बताते हैं रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई। दोनों देशों के बीच में आखिरकार युद्ध की स्थिति में क्या है। रूस यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता को एक बड़ा झटका मिला है, जहां पुतिन ने ज़ेलेंस्की के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। दरअसल ये कहा गया था ज़ेलेंस्की की तरफ से कि हमें बैठकर के बात करनी चाहिए। पुतिन ने न्योता दिया कि ठीक है, मॉस्को आ जाओ, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और व्यक्तिगत मुलाकात का कोई मतलब नहीं है, ये कहते हुए उन्होंने प्रस्ताव को ठुकराया है। शांति के लिए तैयार है, बशर्ते कीव कुछ समझौते करने के लिए तैयार हो, ये भी कहा गया। रूसी सेना का युद्ध के मैदान में दबदबा कायम है, ये रशिया की तरफ से कहा गया। ज़ेलेंस्की ने पुतिन से मिलने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ये प्रस्ताव अब ठुकरा दिया गया है। सीधे तौर पर रूस यूक्रेन के बीच में जो शांति को लेकर के बातचीत हो सकती थी, वो एक बड़ा झटका लगा है। पुतिन ने ज़ेलेंस्की के प्रस्ताव को ये कहकर के ठुकराया है कि व्यक्तिगत मुलाकात का कोई मतलब नहीं है। ट्रंप के प्रस्ताव के तहत शांति के लिए तैयार है और बशर्ते कीव कुछ समझौते करने के लिए तैयार। अब एक और खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। खबर ये है कि रूस यूक्रेन जंग में कुछ और बदलाव भी हो रहे हैं। 4 साल से ज्यादा हो चुका है इस युद्ध में, और यूक्रेन वार्ता से डोनाल्ड ट्रंप ने अब दूरी बना ली है। डोनाल्ड ट्रंप अभी तक ये कह रहे थे कि वो दोनों देशों के बीच में शांति करवाएंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की और पुतिन खुद समाधान निकालें। अब ये कहकर के डोनाल्ड ट्रंप इससे पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोनों देश आपस में बैठ करके बात करें, ये उनकी तरफ से कह दिया गया है। वही अमेरिका को वार्ता से कोई आपत्ति नहीं है, ये भी उनकी तरफ से कह दिया गया है। अब ज़ेलेंस्की खुद भी कह रहे थे कि बातचीत करनी चाहिए, अब लेकिन प्रस्ताव को वहां से ठुकराया गया, तो यहाँ एक और बड़ी चोट। अमेरिका भी यही कह रहा है कि दोनों देशों को बातचीत करनी है, आपस में मिले, बातचीत करें, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है। और ये पीछे हटने की सीधी वजह ये कि पूरा का पूरा फोकस ईरान पर और उसके बाद ग्रीनलैंड पर शिफ्ट करना चाहता है अमेरिका। अमेरिका खुद अपनी चीजों में इतना उलझा हुआ है कि वो रशिया यूक्रेन युद्ध से अब खुद दूरी बनाते हुए नजर आ रहा है। और उसने कह दिया दोनों देशों को बातचीत करनी है, करिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो ये रशिया यूक्रेन युद्ध को एक लंबा वक्त हो चुका है, 4 साल से ज्यादा का। दोनों देशों के बीच में बार बार हमले देखने को मिलते हैं। पिछले दिनों मॉस्को पर हमला किया गया यूक्रेन की तरफ से, फिर कीव पर हमला होता है रूस की तरफ से, और ये हमले इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ किए जा रहे हैं कि अब तक का सबसे बड़ा हमला करार देते दिया जाता है। और सैनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर लिया गया, जो कि पूरे युद्ध में 4 साल के सिर्फ 3 बार ही यूज हुई हैं। वहीं यूक्रेन रूस के बीच में हमले बढ़ गए हैं, ये बताया जा रहा है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला कर दिया। रात भर कई इलाकों में ड्रोन स्ट्राइक की गई। मिलिट्री ठिकाने, तेल सुविधाओं को निशाना बनाया गया है, ये बताया जा रहा है। तो अभी भी ये हमले उसी तरीके से हो रहे हैं जैसे पहले हो रहे थे। यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस पर हमला कर दिया। पहले कहा जा रहा था बातचीत करनी है, अब हमले किए जा रहे हैं। यहां तक बताया गया कि रात भर कई इलाकों में ड्रोन स्ट्राइक की गई। मिलिट्री ठिकाने, तेल सुविधाओं को निशाना बना लिया गया है। अब इसका जवाब वापस से कीव को जरूर दिया जाएगा। रशिया अपने ऊपर हुए हमलों को यूं ही जाया नहीं जाने देगा। उसके ऊपर जो भी हमले हुए हैं वो उसका बदला जरूर से लेगा। कीव में जो बड़े हमले हुए उसमें ड्रोन स्ट्राइक की गई, मिलिट्री ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं, तेल सुविधाओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये उससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं कि किस तरीके से ये विस्फोट उन तमाम जगहों पर, उन तमाम
इलाकों में किया जा रहा है जो कि यूक्रेन की आर्थिकी से जुड़े हुए हैं। वहीं रूस यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता को भी झटका पहले दे दिया है। पुतिन ने कहा कि जो ज़ेलेंस्की प्रस्ताव देना चाहते हैं हम उसे ठुकराते हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि अगर आपको बातचीत करनी है तो आप मिलिए और बातचीत करिए। अब आपको बताती हूं कि जो ट्रंप 24 घंटे में रूस यूक्रेन जंग खत्म करवाने का दम भर रहे थे, अब ऐसा आखिरकार हुआ क्या जो वो बैकफुट पर चले गए हैं? तो यूक्रेन वार्ता से पहले पीछे क्यों हट गए हैं ट्रंप के सुर क्यों बदल गए हैं? इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन खुद समाधान निकाले, वो ये चाहते हैं। उनका कहना है कि मुझे इस बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध होना ही नहीं चाहिए था, ये कह रहे हैं जो भर भर के यूक्रेन तक हथियार पहुंचाते रहे। इसके मायने क्या है? अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका खत्म कर रहा है, क्योंकि ये मध्यस्थ की भूमिका और ये बातचीत बेनतीजा है। अमेरिका की नाराजगी भी इससे बढ़ेगी और औपचारिक बैठक में समय अब अमेरिका नहीं गंवाना चाहता। वाशिंगटन चाहता है कि ठोस फैसला हो या समझौता हो, और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप दोनों देख लीजिए आपको क्या करना है। अमेरिका को लग रहा है कि इस बातचीत में कोई भी प्रगति नहीं हो रही, इसलिए वो प्रेशर भी बनाना चाह रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ये कहा था कि यूक्रेन रूस युद्ध में 24 घंटे में खत्म करा दूंगा, और पिछले 16 महीने में युद्ध खत्म करने की बजाय उल्टा और ज्यादा बढ़ गया है। ट्रंप के पलटने की कुछ वजह भी है। उसकी पहली वजह यह कि ईरान से जंग में उसे फजीयत मिल रही है। मिडिल ईस्ट में खुद डोनाल्ड ट्रंप उलझे हुए हैं। हॉर्मुज खुलवाने में अब तक वो नाकाम रहे हैं, और शांति विराम के बाद युद्ध विराम नहीं हुआ है। मिडिल ईस्ट में अब तक तनाव बना हुआ है। ईरान अपनी मांगों को लेकर खड़ा हुआ है। नेतन्याहू भी ट्रंप की बातें नहीं मान रहे हैं। नेटो ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। अमेरिका फर्स्ट बना, अमेरिका अलोन, इस पूरी रणनीति के तहत। और अब अमेरिका अपना और वक्त जाया नहीं करना चाहता है कि आखिरकार रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि एक मोर्चे पर वो ईरान से भी उलझा हुआ है, दूसरे मोर्चे पर वो इजराइल को समझाने का प्रयास कर रहा है कि अब बस करो। एक तरफ शांति की चिट्ठी, दूसरी तरफ ड्रोन से तबाही की मिट्टी। यानी कि ज़ेलेंस्की ने सीधे पुतिन की मांद में हाथ डाला है, पुतिन की उम्र का सरेआम मजाक उड़ाया है और रूस के स्वाभिमान को सरेबाजार ललकार भी दिया है। यूक्रेन ने महाविनाश के उस जिन्न को बोतल से बाहर निकाल दिया है जो पूरे कीव को भस्म करने की ताकत रखता है। गुस्से से लाल पुतिन ने इस खत को बदतमीजी की हद करार दिया। मुलाकात की जो रही सही उम्मीदों को पूरे तरीके से उन्होंने मलबे में तब्दील कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की का ये आखिरी हताश और आत्मघाती दाव है, क्योंकि अमेरिका खुद ईरान के चक्रव्यूह में फंसा है। नेटो ने हाथ खींच लिए, तो क्या अब यूक्रेन पूरी तरीके से घुटनों पर आने वाला है? और सवाल ये भी कि क्या ज़ेलेंस्की की ये गुस्ताख चिट्ठी यूक्रेन का डेथ वारंट बन जाएगी? मॉस्को से लेकर कीव तक जंग के मैदान में इस वक्त बारूद से ज्यादा ज़ेलेंस्की के शब्दों की चर्चा है। एक ऐसी चिट्ठी जिसने शांति के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को जो खुला खत लिखा, उसने पुतिन के आत्मसम्मान पर ऐसी चोट की पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ज़ेलेंस्की यही नहीं रुके, उन्होंने पुतिन के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए रूस को हो रहे नुकसान की वो फेरिस्त गिना दी, जिसे सुनकर क्रेमलिन दहल उठा। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस हर महीने 30,000 से ज्यादा सैनिक खो रहा है।
रूस में ईंधन का संकट है, महंगाई आसमान पर है और पुतिन अब सुपर पावर नहीं रहे, बल्कि वो चीन और उत्तर कोरिया के रहमो करम पर जिंदा हैं। लेकिन इस चिट्ठी का सबसे घातक तीर पुतिन की उम्र पर चलाया गया। ज़ेलेंस्की ने सीधे पुतिन के बुढ़ापे और उनकी 26 साल के शासन पर ऐसा तंज कसा जो किसी भी तानाशाह को बर्दाश्त नहीं हो सकता। ज़ेलेंस्की ने चिट्ठी में साफ साफ लिखा कि 26 साल सत्ता में रहने के बाद अब आपकी उम्र अपना असर दिखाने लगी है। समय के साथ रूसी जनता आपसे थक चुकी है और ये थकान और बढ़ेगी। सोचिए, जो पुतिन खुद को रूस का अजय योद्धा मानते हैं, उनके सामने ज़ेलेंस्की उनकी उम्र का मजाक उड़ा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को धमकी भरे लहजे में लिखा, जब जब रूस थकता है तब तब वहां बदलाव आता है। आप अपना युद्ध रोकिए, वरना इतिहास अपना रास्ता खुद चुन लेगा। इस चिट्ठी को देखते ही पुतिन का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में जब पत्रकारों ने पुतिन से पूछा कि क्या आप ज़ेलेंस्की से मिलेंगे, तो पुतिन ने जो जवाब दिया वो यूक्रेन के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा है। पुतिन ने कहा कि ये चिट्ठी बेहद अशिष्ट और रूखी है। ये बातचीत का रास्ता नहीं, बल्कि मुलाकात से भागने का बहाना है। मैं ऐसे शख्स से क्यों ही मिलूं? लेकिन दुनिया हैरान है ज़ेलेंस्की की इस दोहरी चाल से। एक तरफ ज़ेलेंस्की तुर्की, स्विट्जरलैंड या किसी अरब देश में टेबल पर बैठकर शांति वार्ता का नाटक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस के उत्तरी कोने यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग पर ड्रोन से हमला कर रहे हैं। यानी एक हाथ में सफेद झंडा है और दूसरे हाथ में ड्रोन का रिमोट। ज़ेलेंस्की की ये चालाकी अब रूस को बर्दाश्त नहीं है और पुतिन अब करारा प्रहार करने को बेताब है। पर सच तो यह है कि यूक्रेन अब उस मोड़ पर आकर खड़ा हो चुका है जहां आगे कुआं और पीछे खाई है। पिछले 4 साल से ज्यादा वक्त से चल रही इस जंग ने यूक्रेन को कंगाली और तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। 1 दर्जन से ज्यादा यूक्रेनी शहर खंडहर बन चुके, लाखों लोग देश छोड़कर पलायन कर चुके, बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाओं का अंबार लग चुका है। और सबसे बड़ा झटका, जिसके दम पर ज़ेलेंस्की कल तक सीना चौड़ा करके पुतिन को आंखें दिखा रहे थे, वो अमेरिका खुद इस वक्त ईरान के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। मिडल ईस्ट की जंग ने अमेरिका का ध्यान यूक्रेन से भटका दिया। रही बात नेटो की, तो नेटो सिर्फ उतना ही बैसाखी दे रहा है जिससे यूक्रेन खिसक सके, पुतिन से जीत ना सके। अब ज़ेलेंस्की को समझ आ चुका है कि इस जंग में कोई उनका सगा नहीं। अमेरिका के भरोसे अपनी बर्बादी की दास्तान लिखने वाला यूक्रेन अब पूरी तरह घुटनों पर आने की कगार पर है। ज़ेलेंस्की की ये चिट्ठी शांति का प्रस्ताव कम, पुतिन को उकसाने का आखिरी आत्मघाती हथकंडा ज्यादा लगती है। जब आपके शहर खंडहर हो रहे हो, जब आपकी जनता दाने दाने को तरस रही हो, जब आपके आका अमेरिका ने आपसे मुंह मोड़ लिया हो, तब दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु संपन्न देश के शासक की उम्र और ताकत पर तंज कसना कहां की समझदारी है। पुतिन ने साफ कर दिया कि वो अब रुकने वाले नहीं हैं। युद्ध विराम का मतलब यूक्रेन को दोबारा तैयारी का मौका दे देना होगा और रूस ये गलती कतई नहीं करेगा। यानी साफ है कि ज़ेलेंस्की की इस गुस्ताख चिट्ठी ने शांति की उम्मीदों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अब बातचीत की मेज नहीं सजेगी, अब सिर्फ और सिर्फ बारूद बरसेगा। यानी यूक्रेन का अंत अब और करीब दिखाई दे रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।